वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से। अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। जो पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाती वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, तो आज क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती। और जो हमको उन 6 वोट मिला वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर फिराकर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, निशाना यहाँ पर ममता बनर्जी पर। और इस वक्त विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कल आप पार्टी ने ऐलान किया था विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि जिस तरह से 2022 को लेकर आप तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कल ऐलान किया था, कल अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि पूरे यूपी में वो चुनाव लड़ेंगे और कुछ संगठन उनके संपर्क में है। ऐसे में आज ओवैसी लखनऊ आए हुए हैं और यहाँ पर सुभाषपा, जो कभी भाजपा का सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में रहा है, उसके साथ बैठक है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक कोई महागठबंधन छोटे छोटे दलों का बन सकता है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी, बसपा और भाजपा और कांग्रेस, इनके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनका अपने अपने इलाकों में एक अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। हालांकि वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो जरूर थोड़ा सा कम रहा है पिछले अगर आप चुनाव में देखें तो, लेकिन चाहे वो हम सुभाषपा की बात करें तो पूर्वांचल के इलाकों में सुभाषपा का वोट बैंक रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन इलाकों में सुभाषपा एक अच्छा बैकअप बनाती है। इसके साथ साथ हम प्रसपा की अगर बात करते हैं, जो शिवपाल यादव की पार्टी है, तो वो भी इटावा, सफाई, इन तमाम जगहों पर अपने वोट बैंक को मजबूत रखती है। हालांकि अभी
जो ऑल इंडिया जैसे जो तमाम जो और भी लोग हैं AIMIM के, उनका भी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े। और यही वजह है कि ओवैसी बिहार के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो तमाम जो राजनीतिक दल हैं छोटे छोटे, उन सभी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, यानी कि विशाल ये कहा जाए जो तस्वीर हम बाकी प्रदेश में देखते आए विधानसभा चुनाव में कि एक तरफ गठबंधन एक तरफ बीजेपी, यही स्थिति 2022 में उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2022 में इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और खास तौर से अगर हम जब बात करते हैं कि AIMIM के पास ऑप्शन क्या रहेंगे, तो ऑप्शन उनके पास कई पार्टियां रहेंगी, जिसमें से अपना दल जो बात करें जो अनुप्रिया पटेल के अलावा जो उनकी मां का जो अपना दल है, उससे वो गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई गठबंधन नहीं है। इसके साथ साथ सुभाषपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रसपा एक पार्टी है जो उनके साथ गठबंधन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी हाल में ही एक जो बड़ा मोर्चा बनाया गया था, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम जो पुराने नेता थे उन्होंने बनाया था। तो ये तमाम ऐसे ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने अपने इलाकों में थोड़े से मजबूत हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर ये एक गठबंधन बना सकते हैं तो 40 से 50 सीटें ऐसी होंगी जिस पर एक मजबूत फाइट हो सकती है। तो ये फिलहाल देख रहे हैं AIMIM प्रमुख ओवैसी। और यही वजह है कि आजकल जो लखनऊ दौरा है वो इसी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूती जो है दिया जाए। और पिछले दिनों जिस तरह से AIMIM के जो तमाम उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम लगे हैं या जो उनके वोट बैंक की जो सियासत होती है उस मुद्दों को लेकर जो तमाम जगहों पर AIMIM ने प्रोटेस्ट किया है, तो इन सब चीजों को लेकर भी ये कहा सकता है कि AIMIM ये बकायदा अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो तैयार कर रही है। और बिहार के नतीजों ने फिलहाल AIMIM को थोड़ा सा जो है इस बात को सोचने के लिए मजबूर किया है कि उत्तर प्रदेश में भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। और इसी तैयारी शायद ओवैसी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विशाल, एक तरफ बिहार के नतीजे भी रीजन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में गरजते हुए नजर आए, उसके बाद नाम बदलने की बात भी तमाम चीजें वहां पर कही गई। एक ये भी रीजन है जो कि ओवैसी उत्तर प्रदेश का अब रुख कर रहे हैं विधानसभा चुनाव का 2022 का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि CM योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हैदराबाद में जो है रैली की है, उसके बाद भाषण दिया उन्होंने, और यहां तक कि तमाम नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जो नतीजे आए, तो ये चीज तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ओवैसी को शायद लगता है कि जिस तरह से एक हिंदूवादी नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ सामने निकल के आते हैं और अपने बयानों में हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अगर ओवैसी आकर एक वर्ग विशेष को लेकर बात करते हैं तो शायद उसका फायदा ओवैसी को हो। और जिस तरह से बिहार के चुनाव में ओवैसी को फायदा हुआ है, तो कहीं उनको ये भी लगता है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे। और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है। और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। ये तो केजरीवाल भी कह रहे हैं, तो क्या उनके कहने से और करने से तो बहुत अंतर है ना। मोदी जी ने तो कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 12 करोड़ लोगों को नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया। मोदी जी ने कहा था GST आएगी तो एक देश होगा, एक देश GST आ गई, बर्बाद कर दिया देश को। GDP कहां चली गई, मुंह के बगल धरती पे गिर गई। तो कहने से और करने से बड़ा अंतर है। 74 साल की आजादी में क्या हो रहा है, मतलब आप कर लेंगे। अब सत्ता आने दीजिए ना। आज गठबंधन पे चर्चा हुई है या गठबंधन आप लोग करके लड़ेंगे तय हो गया? देखिए, पहली मुलाकात हमारी है, आप लोगों के सामने भाई ने बताया कि हम मोर्चे में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
इस मोर्चे में और लोगों का प्रयास हो रहा है कि और लोग आए। अब कौन कौन लोग आएंगे, जैसे आते रहेंगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं, सीट आई नहीं, तब से चेहरा पूछने लगे। किसी बड़े दल से बातचीत होगी क्या है? किसी बड़े दल से बातचीत करने की कोशिश होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब आप मानते हैं बीजेपी मजबूत है? आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जो सच्चाई उसको कह रहा हूँ। देखिए, ओवैसी को बी टीम कह सकते हैं इस नाते कि ओवैसी जी एक बड़ी ताकत है और बीजेपी ओवैसी जी से लड़ी है। पूरे देश में हैदराबाद के चुनाव को आपने देखा होगा तो पूरे टीवी पर, आपके चैनलों पर सिर्फ बयान आता था, चाहे अमित शाह जी का आया हो, चाहे योगी जी का आया हो, चाहे किसी के नेता का बीजेपी का बयान आया तो उनके बयान में सिर्फ ओवैसी जी थे, दूसरा कोई नेता नहीं था। अब उसको आप क्या कहेंगे? ठीक, बस खत्म। एक सवाल बस हो जाओ। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि इस मोर्चे में शामिल रहेंगे और ये जैसा कि अंदाजा लगाया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2022 में पूरा मोर्चा होगा और गठबंधन के साथ यहाँ पर तमाम जो संगठन है, तमाम जो दल हैं वो आते हुए नजर आएंगे। और उसी बीच अब ये बात सामने आ रही है कि ओवैसी जो है वो भी 2022 में यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ये बात कह रहे हैं कि हम नाम बदलने नहीं दिल जीतने आए हैं, कहा जाए कि इसी को लेकर अब 2022 में ओवैसी जो है तमाम अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे और ये कहा जा सकता है कि जो लुभाने की कोशिश होती है वो कहीं इसी के तर्ज पर किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी कि 2022 में बकायदा एक मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए अभी से ही जमीन जो है तैयार की जा रही है। चाहे वो हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें या ओवैसी की बात करें या तमाम और भी जो नेता जो अलग हो चुके हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, जिन्होंने अपने अपना जो है दल बनाया है, तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो एक मंच की तलाश कर रहे हैं। और अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, ये अकेले अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि एक चीज जो है बहुत स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी अगर अपने सारे कैंडिडेट उतारती है, इसके साथ साथ ओवैसी अपने सारे कैंडिडेट उतारते हैं, तो कई जगहों पर एक स्थिति ये हो जाएगी कि वोट काटने की जो राजनीति है उसको लेकर भी तमाम जो दल हैं वो वोट काटेंगे। अब ये वोट किसके काटेंगे ये चूंकि उधर राजनीतिक प्रदेश होगा उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन अगर अभी की हम स्थिति बात करें तो अभी फिलहाल ये तैयारी की जा रही है कि जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन दलों का एक वर्चस्व है उन सबको एक साथ लाया जाए, चाहे उसमें पीस पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा हो या अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की मां की पार्टी है वो हो, या हम बात करते हैं जो एक जो जन मोर्चा बनाया गया है उसकी बात करें। इसके साथ साथ तमाम और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो उन सबको अपने साथ में रखकर हो सकता है कि ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। और चूंकि ओवैसी का जो चेहरा होगा वो सीधे तौर पर एक वर्ग विशेष के लिए होगा, तो ऐसे में हो सकता है कि इसका फायदा जो है ये भाजपा को मिले, क्योंकि अगर वो वोट। चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका इजहार जी। इजहार जी, किन मुद्दों के साथ, किस रणनीति के साथ 2022 में आप उतरते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में? इजहार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल पा रही है सर आपको मेरी? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। बहरहाल फिलहाल बता दें आपको 2022 में कल आपने ऐलान किया और आज एआईएमआईएम पार्टी भी अब ये ऐलान कर रही है कि विधानसभा चुनाव में नजर आएगी, हालांकि गठबंधन नजर आएगी। हमारे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे और स्टेट में मुफ्त बिजली पानी हो सकती है वैसे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती, क्या इससे अंदाजा ये भी लगा जाए कि आपकी तरफ भी, आप पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है, शामिल करने की कोशिश, अप्रोच इस इधर से किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में ये कह सकता है कि यहाँ पर राजनीतिक चुनौतियां भी ज्यादा हैं। और खास तौर से अगर हम बात करते हैं कि जब विधानसभा चुनाव की, तो चूंकि 4-3 विधानसभा सीटों को लेकर जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हर सीट पर अपने इजहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका इजहार जी। आवाज मिल रही है आपको मेरी?
जी मैम। जी इजहार जी, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर 2022 में आपकी पार्टी उतरती हुई नजर आएगी? कैसे रिझाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को? मैम देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक बहुत तेजी के साथ दलित और मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहा है और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मांग कर रहे हैं दलित और मुसलमान। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम लोग जहां जहां से चुनाव जीते हैं, विकास कार्य कराने का काम किया, हम लोगों को जीत हासिल हुई, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख में काम आएंगे। उसी को लेकर के हमारा लक्ष्य जो है मेन विकास और लोगों के बीच में जाना, लोगों को इस सुख दुख में काम आना, वही हमारा रहेगा जो हमारा पहले लक्ष्य चलता आ रहा है। ठीक है इजहार जी, तो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में मारकर चला जाए क्या आपका उत्तर प्रदेश में उतरने के लिए, आपकी पार्टी का? ऐसा है, देखिए अभी पक्का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं कि दलित मुस्लिम में जो आपको बता रहा हूं, तो जिस तरीके से बिहार के अंदर हमारा बहन कुमारी मायावती जी के साथ हुआ था, तो शायद यहाँ भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो है गठबंधन शायद बहन कुमारी मायावती जी के साथ हो सकता है। और भी कई पार्टियां हैं जो हम लोगों को कह रही गठबंधन करने के लिए। शुक्रिया आपका इजहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी देते। विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और